नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज जो आप सभी का जो क्लास होगा वो टेस्ट नंबर आपका 93 होगा। यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे डीएलएड का 75 महत्वपूर्ण सवाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग देखिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा, है ना। और सभी सवालों को आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। और बहुत सारा सवाल मैं पहले करवा चुका हूँ, आपका रिवीजन यहाँ पर फटाफट होते चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम लोग। इसके पहले हम बहुत सारा क्लास करवा चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको सभी क्लास मिल जाएगा। डीएलएड और समान अध्ययन का जो आपका क्लास होता है दोस्तों रात में 9 बजे से। इसके अलावा हमारे यहाँ 7 AM से, है ना, सुबह में 7 बजे से आपका करेंट अफेयर की क्लास होती है। फिर शाम में 7 बजे से आपका दोस्तों मैथ की क्लास होती है। 9 बजे से आपका डीएलएड की क्लास होती है। तो 3 क्लास आपका चल रहा है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये नंबर जो दिया गया है 7857824310, आप इस पर कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। सभी पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा दोस्तों, तो ये नंबर आपको देखिए यहाँ पर फिर से दिख गया, 399 मात्र यहाँ पर हमारे यहाँ चार्ज है। आप पे करके अभी 1 मंथ आपके पास समय है, आप आराम से पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं और डेली क्लास भी आपको मिलेगा, है ना। और आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर सभी पीछे वाला जो क्लास हुआ है दोस्तों सभी मिल जाएगा आपको सर। और आगे जो क्लास होगा वो भी आपको ग्रुप में मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या फिर अमेजन पे किसी भी माध्यम से इस नंबर पे कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और व्हाट्सएप हमको भेज दीजिएगा, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि आपने पेमेंट कर दिया है ना। और आपको फिर हम ग्रुप में जोड़ देंगे और आपको सभी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं 76 नंबर सवाल से। इसके पहले जो था वो आपका समान अध्ययन का क्लास है ना। क्वेश्चन था उसको मैं यहाँ पर छाट दिया हूँ, है ना। और जब एग्ज़ाम आपका लास्ट होने वाला रहेगा, है ना, जब मतलब तैयारी पूरा लास्ट होने वाला रहेगा, तो पूरे 150 सवाल का भी हम कोशिश करेंगे आप लोग को टेस्ट लाने का, ठीक है। अभी हम 75 लेकर के हम आए हैं। तो देखिए 76 नंबर जो सवाल है ये तो आपको बिहार से संबंधित है ना। एक सवाल यहाँ पर आपका बिहार का आ गया है, चलिए हम इसको देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा फिर यहाँ पर आपको डीएलएड के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा। पहला सवाल क्या कह रहा है कि कौन सी बिहार में स्थित है, बताइए बिहार में कौन सा यहाँ पर स्थित है। झील की बात कर रहा है, जैसे कि अनुपम झील है, सांभर झील है, सुखना झील है और कामा झील है। तो कह रहा है कि बिहार में कौन सा स्थित है ना। तो बिहार में है दोस्तों अनुपम झील, ठीक है। बिहार में कौन सा स्थित है, अनुपम झील है दोस्तों। और ये अनुपम झील है कहाँ बिहार में, तो अनुपम झील जो है आपका कैमूर में है। कहाँ है, कैमूर में है आपका अनुपम झील, ठीक है। याद रखिएगा, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य भी है और कैमूर में आपका अनुपम झील भी है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि सांभर झील कहाँ है तो क्या होगा, आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा कि सांभर झील कहाँ है। तो राजस्थान में है और राजस्थान में जयपुर के निकट है। अगर पूछे कि सूखना झील कहाँ है दोस्तों, तो सूखना झील है आपका चंडीगढ़। कहाँ है, चंडीगढ़ में है आपका सूखना, चंडीगढ़ है ना। चंडीगढ़ में हो गया सूखना झील। कामा झील कहाँ है, तो कामा झील हो जाएगा दोस्तों आपका हरियाणा, है ना। कहाँ है, हरियाणा में है आपका कामा झील। तो ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है ये आपका ये, ठीक है। चलिए, सांभर झील के बारे में कई बार एग्जाम में आया है, सूखना के बारे में भी आया है, कामा के बारे में भी आया है, आप याद रखिएगा। एक सवाल का हमको बताइएगा कि डल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। भारत की सबसे खारे जल की झील कौन है, आप ये कमेंट करके हमको बताइएगा कि भारत की सबसे खारे जल की झील कौन सी है। अब चलते हैं हम लोग डीएलएड के सवाल पर। तो पहला सवाल यहाँ पर डीएलएड का है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, अब बताइए कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है ना। तो चारों ऑप्शन पढ़िएगा, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, है ना। और यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, या स्कीमा के परिपक्वन में से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है, या बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, या बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। देखिए, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ना दोस्तों बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपका, ठीक है। तो सी यहाँ पर बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है आपका 78 नंबर। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो दूसरा सवाल है कि बाल केंद्रित कक्षा किसे कहेंगे। अब देखिए दूसरा सवाल है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें क्या क्या होना चाहिए। तो बाल केंद्रित कक्षा दोस्तों क्या है, अब चारों ऑप्शन देखना है। एक ऑप्शन पढ़ के आप एग्जाम में कभी मत मारिएगा, हमेशा 90% आप गलत कर जाइएगा। चारों ऑप्शन पढ़िएगा, उसके बाद निष्कर्ष पर आइएगा, है ना। लेकिन ये प्रैक्टिस कैसे होगा, है ना। आप चारों ऑप्शन पढ़िएगा तो समय लगेगा, है ना। तो आपका अगर पहले से तैयारी है, पहले से अगर आप टेस्ट दे चुके हैं, है ना, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आप बनाए रहिएगा तब ना एग्जाम हॉल में जल्दी कीजिएगा। तो ये जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा हम पहले करवा चुके हैं, आप जा करके हमारे प्ले लिस्ट से कर सकते हैं। और ग्रुप में भी जुड़िएगा तो वहाँ पर भी हम आपको दे देंगे। तो ऑप्शन का क्या क्या है दोस्तों, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी हो जाएगा, है ना। कह रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा कौन सा है, अध्यापक लचीला होना चाहिए, अध्यापक लचीला होना चाहिए और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता हो। यानी कि बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है वो उसका केंद्र बिंदु कौन रहेगा, तो बच्चा रहेगा। और शिक्षण के दौरान अध्यापक लचीला होते हुए प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों की अधिगम विभिन्नताओं, है ना, बच्चे के अधिगम क्या रहता है, भिन्नता रहता है, रुचि अभिवृत्तियों एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर जो निकल के आएगा वो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 79 नंबर। ठीक है, 79 नंबर सवाल कह रहा है कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और हर विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। यहाँ पर देखिए जेंडर रूढ़िवादिता कम करना है ना। अभी देखिए समाज में बहुत ज़्यादा जेंडर रूढ़िवादिता है अभी भी, है ना। तो इसको क्या करना है, हमको कम करना है और हर विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी होनी चाहिए। तो इसका जो मैं देखिए डायरेक्ट आंसर पे चलूंगा, क्योंकि अगर चारों ऑप्शन डील करने लगेंगे तो वीडियो 2 घंटा 3 घंटा का बन जाएगा और फिर आप बोर होकर के भाग जाइएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली पद्धति है दोस्तों कि क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाए जाए तथा उनके विचार विमर्श को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, तो बी नंबर जो आपका जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि समावेशी शिक्षा, कई बार आप लोग को समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ाए हैं, डिटेल से भी जब पढ़ाए थे 8 यूनिट को, है ना। अगर नहीं 8 यूनिट पढ़े हैं तो आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो नंबर हम शुरू में दिए थे वहाँ पर आप कॉल करके आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। 399 मात्र चार्ज है, पे कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको 8वां यूनिट मिल जाएगा, है ना। और उसमें यहाँ पर समावेशी शिक्षा के बारे में सभी चीज़ों के बारे में वहाँ पर डिटेल से हम लोग देखे थे। तो समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या होना चाहिए, है ना, अंतर्निहित विचार क्या क्या है इसमें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिए। समावेशी शिक्षा क्या कहता है, समान शिक्षा का अधिकार, यानी कि सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, है ना। चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो या सामान्य वर्ग से हो या निर्धन हो या पिछड़े हो या अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, सभी को क्या मिलना चाहिए, तो समान शिक्षा मिलना चाहिए, यही कहता है समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 81 नंबर। 81 प्रश्न क्या कह रहा है कि पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जाती है। देखिए पठन वैकल्य मतलब क्या होता है, पहले तो आप भाषा समझ नहीं रहे हैं। पठन वैकल्य मतलब होता है डिसलेक्सिया, है ना। पठन वैफल्य या कहिए वैकल्य जो होता है ये डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे, दोस्तों ये क्या कह रहा है, डिसलेक्सिया से ग्रसित जो बच्चे हैं इसकी पहचान किस प्रकार करेंगे। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, हम आपको बार बार कहें कि डिसलेक्सिया है, कैलकुलिया है ना, डिस्ग्राफिया है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो डिसलेक्सिया में जो होता है कि बच्चे जो होते हैं ना वो अक्षर को उलट करके पढ़ लेते हैं, ना, उनको मतलब कि लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है। जैसे कि लिखा हुआ रहेगा आपका 100, ए से डब्लू 100 और वाज, ये दोनों को वो एक ही समझ लेता है ना। 100 को वाज पढ़ लेगा और वाज को 100 पढ़ लेगा। ठीक है, या फिर न्यूक्लियर जैसे लिखाता है NUCLEAR, न्यूक्लियर जो है इसको अनक्लियर पढ़ लेगा, अनक्लियर।
तो ये जो पढ़ने की विकार है बच्चों में, इसी को कहते हैं दोस्तों क्या, डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। याद रखिएगा, यानी कि पढ़ने में उसको परेशानी हो रहा है ना, उल्टा पढ़ लेता है। तो इसका जो 81 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता की विश्लेषण से संबंधित है आपका पठन वैफल्य, यानी कि डिसलेक्सिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 82 नंबर। 82 नंबर सवाल है, यहाँ पर आपको बताना है कि सांवेगिक बुद्धि अनेक कौशलों का एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत आता है। ठीक है, सांवेगिक बुद्धि के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है कि अनेक कौशलों का एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो 82 का जो आंसर होगा आप देखिएगा, परिशुद्ध मूल्यांकन, प्रकटीकरण या फिर संवेगों का नियमन। तो इसमें ये तीनों हो जाएगा दोस्तों आपका, इसमें तीनों हो जाएगा आपका 82 का, यानी कि तीनों आता है इसमें, ए बी सी, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर हो जाएगा। 1 2 3 इसमें तीनों आ जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका 83 नंबर सवाल। क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, है ना। 83 नंबर कह रहा है कि कथन शोध अध्ययनों द्वारा यह पुष्ट किया गया है कि टीवी के कार्यक्रम आकर्षक होते हैं, इसीलिए बच्चे अपना बहुत अधिक समय उन्हें देखने में व्यतीत करते हैं। आप तो घर में देखते ही हो ना, बच्चे जहाँ टीवी के पास बैठे तो चिपके रहते हैं, है ना। प्रभाव, यह उनके पढ़ने लिखने की आदत तथा बाह्य गतिविधियों में कमी लाता है, जैसे खेलना कूदना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ये कथन और प्रभाव दोनों सत्य है। कथन है और यहाँ पर देखिए प्रभाव दोनों यहाँ देखिए, यहाँ पर कथन दिया गया दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग इसको देना चाहिए था, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा। ये कथन है और यहाँ से प्रभाव दिया गया है ना। तो ये कथन प्रभाव दोनों सही है या फिर क्या है, ये आपको ऑप्शन दे करके बताना है और ऊपर आपको पढ़ना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कथन भी सही है और इसका प्रभाव भी दोनों सही है। यानी कि बच्चा जैसे ही टीवी के पास बैठता है वो चिपके रहता है, उसका वो वहाँ से हटने का नाम नहीं लेता है, इससे उसका पढ़ना लिखना सारा चीज़ डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो कथन और प्रभाव दोनों यहाँ से सत्य हो जाएगा, आंसर नंबर ए निकल के आएगा। अगला प्रश्न है आपका 84 नंबर। कह रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है, बताइए। आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, है ना, स्वस्थ व्यक्ति हैं आप, बताइए स्वस्थ व्यक्ति कौन है। वह जो अपनी भावनाओं और सीमाओं व स्वयं के प्रति जागरूक है, या स्वयं को स्वीकार करता है, या जो अतीत में नहीं जीता है तथा भविष्य से परेशान नहीं होता है। क्या होगा आपका 84 का जो हो जाएगा आपका दोस्तों, वह है जो अपनी भावनाओं और सीमाओं और स्वयं के प्रति जागरूक है, ये भी ठीक है। स्वयं को स्वीकार करता है, ये भी सही है, और थर्ड नंबर भी सही है। आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3, यानी कि आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर। कह रहा है कि भारत, नई दिल्ली, यूके। ये देखिए एक प्रकार का रीजनिंग यहाँ पर आपको सजाने के लिए, बनाने के लिए आपको जैसे दे दिया है ना। ये भारत दे दिया है, ये नई दिल्ली है, यूके है। यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहचान पर आधारित प्रश्न, चयन पर आधारित प्रश्न, या सदृश्य पर आधारित प्रश्न है, या फिर प्रत्यक्ष प्रश्न है। यानी कि जो ये सवाल है ये किस प्रकार का प्रश्न है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहचान पर आधारित प्रश्न। जैसे कि भारत जो है ना, भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है। तो यूके की राजधानी कहाँ है, बताइएगा कमेंट करके, है ना। यूके की राजधानी यानी कि ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है, तो लंदन है ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है दोस्तों ये पहचान आधारित प्रश्न है आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 86 नंबर। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का किसके द्वारा वर्णन किया गया है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसके द्वारा ये वर्णन किया गया है, बताइएगा। वाइगोत्स्की, पियाजे, ब्रूनर, या कोहलबर्ग। 86 का आंसर हो जाएगा दोस्तों वाइगोत्स्की के द्वारा। किसके द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा ये वर्णन किया गया है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का वर्णन वाइगोत्स्की द्वारा किया है। और वाइगोत्स्की का सिद्धांत दोस्तों निर्माणवाद पर आधारित एक सिद्धांत है। ठीक है, निर्माणवाद पर आधारित है। अगला सवाल है आपका 87 नंबर। 87 कह रहा है कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। ठीक है, मनुष्य की जो बुद्धि है वो आगे की पीढ़ियों में क्या होती है, संक्रमित होती है। खाली स्थान का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। बताइए कि यहाँ पर खाली स्थान पे क्या आने वाला है, तो 87 का आंसर हो जाएगा दोस्तों वातावरण। यानी कि वातावरण का कार्य जो है इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। यानी कि आंसर नंबर आपका यहाँ से सी होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 88 नंबर। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा ना, क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो लीजिए हार्ड क्वेश्चन आ गया, है ना, और इसका जवाब दीजिए।
हम देखते हैं कितना आप सही करने वाले हैं। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे के लिए सही नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषता है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ऑप्शन है वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, और डी है वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो 88 का जो कह रहा है सही नहीं है, तो ऐसा थोड़ी है कि वे हमेशा सफल होंगे, ये बात तो बिल्कुल गलत बात है ना, वे हमेशा सफल नहीं हो सकते ना। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। यहाँ पर वही पूछ रहा था कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, तो बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है ना। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या प्रशासक का? देखिए, तो शिक्षा के अधिकार में जो केंद्र बिंदु रहेगा दोस्तों वो बालक का रहेगा, है ना। 89 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ये, यानी कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बालक का स्थान महत्वपूर्ण होता है, और यही कारण है कि आज शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत बालक को प्रथम स्थान दिया जाता है और संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था बालक के इर्द गिर्द ही घूमते रहती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर आपका यहाँ से ए हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है तो भाई साहब लाइक कर दीजिए, आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जाता है ना। तो थोड़ा सा लाइक और शेयर करते रहिएगा अपने अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं ना तो बगल में देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ रहेगा ना, उसको सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा आपका। एक ही बार सब्सक्राइब करना है, बार बार नहीं करना है। अगला प्रश्न है 90 नंबर, कह रहा है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति जो है सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, उपरोक्त कथन किसका है? तो 90 का क्या होगा, यानी कि स्मृति सीखी गई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन जो है ये वुडवर्थ महोदय का है। किसका है? वुडवर्थ का है। आंसर नंबर आपका बी होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 91 नंबर। 91 प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? तो ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है दोस्तों। ऑप्शन है उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, ए या बी, या ए और बी दोनों। 91 का आंसर हो जाएगा आपका उद्दीपन की स्थिति, है ना। ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा कौन सी नहीं है? तो उद्दीपन की स्थिति यहाँ पर नहीं होगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा यहाँ से। 92 है कि संवेग की उत्पत्ति, संवेग यानी कि इमोशन की उत्पत्ति किससे होती है? आदत से, या मूल प्रवृत्तियों से, या शारीरिक विकास से, या संप्रत्ययों के निर्माण से? तो आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्तियों से इसका विकास होता है आपका। ठीक है, तो उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगला सवाल है आपका 93 नंबर। 93 प्रश्न कह रहा है कि अभिप्रेरणा के लिए अक्सर किस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है? बताइए, तो अभिप्रेरणा के लिए अक्सर किस शब्द का प्रयोग करते हैं? संवेग, आवश्यकता, भावना, या फिर प्रत्यक्षीकरण? तो 93 का हो जाएगा दोस्तों आपका आवश्यकता, है ना। किसकी प्रयोग करते हैं? तो आवश्यकता, यानी कि और ये जो कथन ये जो यहाँ पर क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि लॉवेल के विचार था कि अभिप्रेरणा जो है वो किसी आवश्यकता की उत्पत्ति में उत्पन्न होती है, और यह एक ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है जो किसी आवश्यकता को संतुष्ट करेगी, और यही कारण है कि अक्सर अभिप्रेरणा को आवश्यकता भी कहा जाता है ना। तो अभिप्रेरणा के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगला है 94 नंबर आपका प्रश्न कि विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक मतलब क्या होना चाहिए, है ना। शिक्षक कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक कैसा होना चाहिए? तो 94 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होना चाहिए, या विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर हो देना चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी प्रक्रियाएं होनी चाहिए? तो यहाँ पर सभी प्रक्रियाएं होनी चाहिए। आंसर निकल के आएगा आपका आंसर नंबर डी होना चाहिए आपका 94 का आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 95 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की यह परिभाषा किसने दी थी? बताइए, तो चिंतन जो है ये मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, और चिंतन की यह परिभाषा किसने दी थी? वॉरेन, रॉस, वैलेंटाइन, या फिर स्किनर? 95 का हो जाएगा आपका रॉस के द्वारा ये दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 96 नंबर, कल्पना के विकास के लिए बताइए, कल्पना के विकास के लिए क्या करना चाहिए?
कल्पना के विकास के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, या कहानी सुनाना चाहिए, या रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, या सभी क्रियाएं करनी चाहिए? आप लोग फटाफट अपना जवाब देते चलिएगा, है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सभी लोगों का जवाब बिल्कुल लगभग सही आ रहा है, बहुत सारे लोगों का गलत भी आ रहा है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना। जवाब देते चलिए, धीरे धीरे करके वो आपका सही हो जाएगा, है ना। 96 का आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी प्रक्रियाएं करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 75 सवाल पूछता है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आज का सेट थोड़ा सा हार्ड है आपका, है ना, तो घबराइएगा नहीं, है ना। और भी बहुत सारा हम सेट करवाए हैं, हल्का भी करवाए हैं, हार्ड भी करवाए हैं, दोनों तरीके से आप करे रहिए, है ना, ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं। संपुष्ट कार्यक्रम किसके लिए जरूरी होते हैं? तो कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए, या फिर प्रतिभाशाली बालकों के लिए, या साधारण बालक के लिए, या फिर शारीरिक रूप से अयोग्य बालक के लिए। तो संपुष्ट जो कार्यक्रम होता है ना, वो किया जाता है आपको प्रतिभाशाली बालक के लिए। किसके लिए? प्रतिभाशाली बालक के लिए ये किया जाता है। ठीक है, अगला हो जाएगा आंसर, हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर सवाल, कह रहा है कि वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? बताइए किसके बारे में? वंशानुक्रम के बारे में गलत कथन यहाँ पर आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पर गलत कथन क्या होगा आपका? तो वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, ठीक है। यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान होता है। और डी है कि इनमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद, मस्तिष्क, संवेगात्मक भावनाएं समावेशित होती है। तो कौन सा यहाँ पर कथन गलत है? तो 98 का जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर यहाँ पर हो जाएगा, जो गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि समावेश करती है। बुद्धि किसका समावेश करती है दोस्तों? अपसारी चिंतन का, या अभिसारी चिंतन का, या समालोचित चिंतन, या फिर विचारशील चिंतन का? 99 का हो जाएगा आपका, अभिसारी चिंतन का ये समावेश करती है, आंसर नंबर हो जाएगा बी। यानी कि बुद्धि जो है ये अभिसारी चिंतन का समावेश करती है। और अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग गिलफोर्ड ने किया था, है ना। किसने किया था अभिसारी चिंतन का? गिलफोर्ड महोदय किए थे। अगला है आपका 99 हो गया आपका। चलिए 100 नंबर सवाल पर चलते हैं। 100 नंबर है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की आवश्यकताओं का क्रम कौन सा है? बताइए, पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत की 4 अवस्था बताए थे, है ना। और ये 4 अवस्था कौन कौन सी है आपको क्रम बताना है। देखिए आप चारों ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। 100 का क्या होगा आपका? तो ये संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम जो होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, संवेगात्मक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल और औपचारिक संक्रियात्मक काल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर यहाँ पर बी नंबर यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही है ना। संवेगात्मक काल जो हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 101 नंबर। एक शिक्षण विधि में 2 या अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं। एक शिक्षण विधि में 2 या अधिक जो शिक्षक है वो सहयोगपूर्ण विषयों की योजना बनाते हैं और उसको पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती के रूप से करते हैं। यह कौन सी विधि है दोस्तों? श्रव्य दृश्य शिक्षण है, या टोली शिक्षण है, या दृश्य शिक्षण है, या व्यक्तिगत शिक्षण है? क्या हो जाएगा 101 का? तो आंसर हो जाएगा आपका ये टोली शिक्षण इसको कहा जाता है। आपका इसको क्या कहते हैं? टोली शिक्षण, यानी कि शिक्षण की एक सुव्यवस्थित प्रणाली होती है टोली शिक्षण, जिसमें कई शिक्षक मिल करके विद्यार्थियों के एक समूह को अनुदेशन प्रदान करते हैं और साथ ही विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 102 नंबर। 102 नंबर प्रश्न है कि व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से संबंधित है। बताइए व्यवहार का संवेगात्मक पहलू किससे संबंधित होगा? ऑप्शन है सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, सीखने के भावात्मक पक्ष, सीखने के क्रियात्मक पक्ष, या सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष। 102 का हो जाएगा आपका सीखने के भावात्मक पक्ष से संबंधित है व्यवहार के संवेगात्मक पहलू। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 103 नंबर। एक अच्छा विद्यालय किसे कहिएगा? बताइए तो एक अच्छा विद्यालय वह है, कौन है एक अच्छा विद्यालय? तो एक अच्छा विद्यालय वह है जो बालक के सामाजिक स्थिरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील और प्रेरणादायक बनाए। यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वह परिसर जहां सामाजिक स्थिरीकरण की बेहतर समझ हो तथा कला के वातावरण को प्रगतिशील और प्रेरणादास्पद बनाए रखने को के निरंतर प्रयास होते हैं और अच्छा विद्यालय इसी को माना जाता है। यानी कि आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला है आपका 104 नंबर प्रश्न।
कह रहा है कि एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है। यह तरीका उपयुक्त नहीं है ना? कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है ये बताना है आपको, है ना? एक कक्षा में एक शिक्षक जो है पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है और कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रदर्शन के लिए या प्रश्नोत्तर के लिए। तो 104 का हो जाएगा दोस्तों प्रदर्शन के लिए, है ना? प्रदर्शन के लिए यानी कि बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग समूह वार्तालाप, प्रोजेक्ट विधि, प्रश्नोत्तर के लिए लाभदायक होता है, जबकि प्रदर्शन के लिए यह उचित उपागम नहीं माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए 105 नंबर सवाल है। 105 नंबर कह रहा है कि जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायक करता है उसे क्या कहते हैं? जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अधिगम का धनात्मक अंतरण, है ना? क्या हो रहा है? धनात्मक हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव हो रहा है, तो अधिगम का धनात्मक अंतरण इसको कहेंगे। ऋणात्मक तो होगा नहीं, शून्य भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 106 नंबर। हाँ फटाफट देखिए आप लोग, 9 बजे से क्लास डेली होती है हमारी, और इसके पहले 7 बजे से क्लास चलती है, 7 बजे से मैथ की क्लास होती है शाम में, है ना? 7 PM से मैथ की क्लास चल रही है और 7 AM से आपकी करेंट अफेयर की क्लास चल रही है। सुबह में 7 बजे से करेंट अफेयर की क्लास, जो सभी एग्जामों के लिए रामबाण की क्लास चल रही है। चाहे आप बिहार SSC दीजिएगा, आपका प्रधान शिक्षक दीजिएगा, प्रधान अध्यापक दीजिएगा, है ना? आप SSC का दीजिएगा, रेलवे का दीजिएगा, है ना? करेंट अफेयर सबके लिए सेम है, सब में पूछा जाता है। ठीक है, और जो मैथ की क्लास चल रही है ना दोस्तों, मैथ की क्लास आपकी 7 बजे शाम से चल रही है। अभी 10-15 दिन लगभग प्रधान शिक्षक की क्लास चलेगी, 15 से 20 दिन, है ना? और इसके बाद फिर आपका सीटेट का हम मैथ शुरू करने वाले हैं भाई साहब। तो ये नया घोषणा है आप सभी के लिए, आपके जो भी बच्चे होंगे सीटेट का अगर तैयारी कर रहे होंगे तो सीटेट का मैथ भी आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर 7 बजे शाम से। कब? तो आज से, जब प्रधान शिक्षक की मैथ की क्लास खत्म हो जाएगी तब आपकी। ठीक है, तो 15-20 दिन में खत्म कर देंगे, उसके बाद लगातार सीटेट का आपको मैथ का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा 15 से 20 दिन में। 15 से 20 दिन में पूरा मैथ खत्म हो जाएगा आपका सीटेट का, वहां से एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है आपका। ठीक है, चलिए तो ये रहा नया घोषणा। अब चलते हैं 106 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण पूछ रहा है, क्या होना चाहिए? तो एक अच्छे शिक्षक का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है उसका अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए, है ना? उसका अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए, यानी कि आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 107 नंबर। भूख और प्यास क्या है दोस्तों? तो भूख और प्यास तो ये जन्मजात प्रेरक माना जाता है, कई बार आप लोग को बताए हैं, है ना? तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि ये जन्मजात प्रेरक है। और जन्मजात प्रेरक व्यक्ति में जन्म से ही पाया जाएगा, है ना? और इसको जैविक तथा शारीरिक प्रेरक भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन क्वेश्चन में दे दिया जाए कि जैविक प्रेरक निम्न में से कौन सी है या फिर शारीरिक प्रेरक निम्न में से कौन सी है, तो जन्मजात प्रेरक यानी कि भूख और प्यास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 108 नंबर सवाल। 108 कर रहा है कि यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है ना, देखते होंगे कभी बच्चा में कोई बच्चा एकदम गुमसुम बैठा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे बताइए? तो उसके चुप रहने का कारण पता करेंगे, आखिर वो बच्चा चुपचाप क्यों है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई और समस्या है, क्या दिक्कत है ना? तो उसके चुप रहने के कारण को जानने का हम प्रयास करेंगे, है ना? कि क्यों चुप हो बाबू, क्या दिक्कत है तुमको, है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 109 नंबर। 109 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? बताइए, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? और शिक्षा किसके केंद्रित होता है? तो बालक के केंद्रित होता है, तो क्या सम्मिलित इसमें नहीं है? गृह कार्य प्रदान करना, तो गृह कार्य प्रदान करना। दूसरा है बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। बालक के अनुभवों को प्राथमिकता प्रदान करना या बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। देखिए, बालक केंद्रित शिक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बालक होता है और इसके अंतर्गत बालक को प्रेरित करने और उनके अनुभवों को प्राथमिकता देने तथा उनकी सृजनात्मकता को बढ़ावा देने को शामिल किया जाता है। तो कौन सा यहाँ पर नहीं है दोस्तों? गृह कार्य प्रदान करना। आंसर नंबर ए हो जाएगा 9 का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 110 नंबर। 110 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा
अक्षम हो, है ना। अधिगम यानी कि सीखने में वो क्या हो, अक्षम हो। ठीक है, अधिगम मतलब सीखना, यानी कि सीखने में वो अक्षम हो तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई साहब, जब वो कोई बच्चा अक्षम हो सीखने में, यानी कि यदि अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उनकी अक्षमता के आधार पर की जाए तो वे बेहतर प्रदर्शन करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि उनकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जान करके उसको सीखने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 111 नंबर। 111। अब देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक कर दीजिएगा, जो लोग नए आए हैं अभी तक चैनल पर टपक गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हमारे यहाँ आपको बहुत जल्द आपको आगे भी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, प्रधानाध्यापक की जब वैकेंसी आएगी तो प्रधानाध्यापक की भी पूरी तैयारी करवाई जाएगी, और बहुत जल्द प्रधानाध्यापक की भी वैकेंसी आने वाली है, तो आप अभी से ही लगे रह सकते हैं। ठीक है, जो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, जो इस बार उसका एलिजिबिलिटी था ना वही रहेगा अगले बार भी प्रधानाध्यापक के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका 111 नंबर का, है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक किसे कहेंगे। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया इस बात पर बल देता है कि सिखाने हेतु अधिक से अधिक साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, यानी कि जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के समाधान के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, 111 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 112 नंबर सवाल। 112 है कि गैगने निम्न में से किससे संबंधित है। गैगने जो महोदय है यह किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है अधिगम की श्रेणी क्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन या अधिगम का प्रबंधन। तो गैगने किससे संबंधित हैं, 112 का हो जाएगा ये अधिगम का प्रबंधन से संबंधित है आपका। नेक्स्ट है 113 नंबर, निम्न में से कौन सा जो कारक है वो स्मृति से संबंधित नहीं है। तो स्मृति से संबंधित कौन सा कारक यहाँ पर नहीं है, तो पहचान हो गया, धारण हो गया, पुनर्स्मरण हो गया, इसका जो सीधा संबंध होता है वो स्मृति से होता है। किंतु जो अनुभूति जो होता है दोस्तों ना, जो अनुभूति है ये आपका स्मरण से संबंधित आपका नहीं होता, स्मृति से संबंधित आपका नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न है आपका 114 नंबर। 114 कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो ये कथन किसका है, 114 का बताइएगा। तो मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसके संरक्षण के उपाय जो हैं ये ड्रेवर के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा, ड्रेवर के द्वारा ये आपको बताया गया था, यानी कि अध्ययन का केंद्र बिंदु है ये कथन था आपका ड्रेवर का। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, 15 नंबर है कि अभिवृत्ति संप्रत्यय है, अभिवृत्ति संप्रत्यय है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए अभिवृत्ति जो है ना ये किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति एक खास ढंग से अनुक्रिया करने की एक मानसिक तत्परता है, जिसमें संज्ञान परक, क्रियापरक और संवेगात्मक संप्रत्यय इसमें पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, है ना। अभिवृत्ति संप्रत्यय में ये सभी कारक इसमें आ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 116 नंबर। 116 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है। बताइए स्मरण करने की कौन सी विधि है, मिश्रित विधि या फिर विचार साहचर्य विधि या दोनों या फिर कोई नहीं। 16 का आंसर हो जाएगा आपका मिश्रित विधि भी और विचार साहचर्य विधि, यानी कि आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना। दोनों हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों। अगला है 17 नंबर सवाल, कह रहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में, है ना, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे का संरचना है। तो पियाजे का संरचना कौन सा है दोस्तों, स्कीमा है या फिर अवलोकन अधिगम है, प्रबलन है या फिर अनुबंधन है। तो 17 का क्या हो जाएगा, देखिए 17 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्कीमा से तात्पर्य है ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष में के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्यवस्थित करने हेतु विद्यमान होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा, जी हाँ, समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है। तो समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा आधारित है दोस्तों वो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है ना। यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है इसमें उल्लेखित जो समावेशी शिक्षा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की अवधारणा पर आधारित है, और यह एक शिक्षा प्रणाली है ना।
और इसमें समावेशी शिक्षा, नाम ही इसको समावेशी शिक्षा यानी कि सभी को समान शिक्षा इसमें दिए जाने की बात कही गई है, चाहे वो किसी भी वर्ग से बच्चे आते हों आपका, ठीक है, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों या विकलांग वर्ग के हो या फिर अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, कोई भी हो आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर 18 का। चलते हैं अगला 19 नंबर प्रश्न। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है? बताइए, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है? 19 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। आपका आंसर हो जाएगा आपका 19 का आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। 20 नंबर सवाल है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बताइए, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो चारों ऑप्शन पढ़िएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं यहाँ पर आंसर आप लोग को बताते चलता हूँ कि स्कूल में प्रवेश करने के पूर्व ही बच्चों के मस्तिष्क में बहुत सी ऐसी जो भावनाएं और एवं साधारण गहराई तक बनी होती है, जिसके अनुसार बच्चे प्रत्येक चीज़ को उसी के आकार में निर्मित करते हैं और एक अपनी अलग दुनिया का निर्माण करते हैं। और इस सिद्धांत को दोस्तों कहा जाता है सहजानुभूत सिद्धांत। सहजानुभूत जो सिद्धांत होता है, प्रतिकूल प्रमाण तथा उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इस सिद्धांत को चुनौती देनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए, ये जो सिद्धांत है ना, ये बच्चों के लिए घातक होता है, ठीक है, क्योंकि शिक्षिका को प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों के माध्यम से बच्चों के सहजानुभूत सिद्धांतों को समाप्त करना चाहिए। चूंकि यह सिद्धांत जो है वो बच्चों के लिए किसी भी तरीके से लाभकारी नहीं होता है, अतः इसका निर्मूलन आवश्यक है आपका। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर 121 है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा यहाँ पर सही है? संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है दोस्तों वो हो जाएगी अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका 122 नंबर। 122 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? बताइए, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? चारों ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर फटाक से आप जवाब दीजिएगा। चलिए, तो 122 का आंसर क्या हो जाएगा? 122 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 123 नंबर सवाल कह रहा है सवाल नंबर कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करने से बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है ना? बहुत अच्छा सवाल है। इसका आंसर क्या होने वाला है बताइएगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, यानी कि अधिगम में होता है कि बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, यानी कि आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 124 नंबर। 124 प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको बड़ा दिखेगा, है ना, ठीक है। कह रहा है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज करते हैं? बताइए, शिक्षक जो है बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? ऑप्शन है, एक व्याख्यान दे करके, या प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, या बार बार यांत्रिक अभ्यास के लिए, या फिर अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा करके। 124 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर प्रदान उपलब्ध करा करके, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है आपका 125 नंबर। 125 नंबर सवाल है दोस्तों कि एक प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? बताइए, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एक प्राथमिक विद्यालय की जो अध्यापिका है वो बच्चों को प्रभावशाली समस्यात्मक समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से बच्चों को प्रोत्साहित करेगी?
ऑप्शन है कि छोटे प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार दे करके, ये उचित नहीं है। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देकर के केवल लगा दिया तो ये ऑप्शन गलत हो गया। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, दंडित तो बच्चों को करना ही नहीं है। तो आंसर बचा क्या, डी नंबर बचा आपका, यानी कि बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करे तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके आपका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला है आपका 126 नंबर सवाल, कह रहा है कि वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। ऑप्शन है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवंशिक संकेत कोड यानी जन्मजात विशेषताएं, या पर्यावरणीय प्रभाव, या अनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारंपरिक क्रिया। तो 126 का हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी कि अनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच में जटिल पारस्परिक क्रिया आपका। अगला सवाल है आपका 127 नंबर। 127 प्रश्न कह रहा है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बच्चा और उनके अधिगम के संदर्भ में, है ना, सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया गया है ना। ऑप्शन ए है कि बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना, गलत ऑप्शन है। बी है कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, और आंसर भी हो जाएगा आपका, आंसर नंबर यहाँ से बी निकल के आएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 128 नंबर। एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए एक शिक्षक को, है ना, आपको एक क्या चाहिए, आप एक शिक्षक हैं, आपको एक क्या चाहिए, तो यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है ना। तो बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, तुलना नहीं करना है बच्चों के बीच में। वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, ये भी गलत है। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, ये भी गलत है। ये आपका बिल्कुल सही है ना। यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। जी हाँ, बिल्कुल ये आपका सही है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 129 नंबर सवाल। 129 कह रहा है कि नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाता है दोस्तों, है ना। नीचे लिखी हुई जो स्थिति है वो किस सिद्धांत को दर्शाता है, यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा आपको लिखा गया है। कह रहा है कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। ठीक है, तो ये सिद्धांत दोस्तों किसको दर्शा रहा है, तो ये जो सिद्धांत जो दर्शा रहा है वो संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित होते हैं, इस चीज को ये दर्शा रहा है आपका। ठीक है, यानी कि प्रश्न में दी गई स्थिति जो है वो संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है ना, इस सिद्धांत को दर्शाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 130 नंबर। 130 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। बताइए, एक शिक्षक जो है वो बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए वो किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है बच्चों को। ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है। तो बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों में देकर के प्रोत्साहित करके, यानी कि आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका लगता है रिपीट हो गया है, पीछे भी ये क्वेश्चन हम देखे थे अभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 131 नंबर। कह रहा है कि वे विधि कौन सी है, बताना है। वे विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल व प्रयास शामिल है ना, स्वयं पहल और प्रयास बच्चों का उसमें शामिल है, वो किसका उदाहरण है ना। ये विधि कौन सी है जिसमें बच्चों में जिसके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल और प्रयास उसमें शामिल है। तो ऑप्शन दिया गया है परंपरागत विधि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, निगमनात्मक विधि, या फिर अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। क्या होगा दोस्तों 131 का, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, आंसर नंबर डी। अगला है 132 नंबर सवाल। 132 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। बताइए, सतत और व्यापक मूल्यांकन से कौन सा यहाँ पर संबंधित नहीं है, तो 32 का आंसर हो जाएगा इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित ये नहीं आता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है प्रश्न 133 नंबर, बच्चों में प्रतिभाशालीता खाली स्थान के कारण हो सकती है। बताइए प्रतिभाशालीता किसके कारण हो सकती है बच्चों में? तो 133 का हो जाएगा आपका आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतः क्रिया के वजह से बच्चों में प्रतिभाशीलता के हो सकते हैं आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका 134 नंबर। 134 है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? बताइए दोस्तों, है ना। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो है उपयुक्त तरीका नहीं है, ये पूछा गया है। तो बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत बात है 134 का। और अच्छा नहीं पूछ रहा था ना, तो नहीं तो यही होगा ना, नहीं पूछ रहा था तो ये तो आपका नहीं होगा, यानी आंसर नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, ए ही हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया था, है ना। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है आपका 135 नंबर, कह रहा है कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। बताइए अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं, प्रत्यास्थी, विकलांग, या फिर डिसलेक्सिया, या फिर सृजनात्मक। तो अलग अलग सोच वाले पैटर्न किस बच्चे की पहचान करेंगे? तो ये जो पहचान करेंगे वो सृजनात्मक बच्चे की पहचान करेंगे दोस्तों, है ना। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो कैसा हो? तो सृजनात्मक हो। यह प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास के सहसंबंधों को परिणति के रूप में व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 136 नंबर सवाल। 136 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता है? बताइए कौन सा वो ऑप्शन है दोस्तों जो शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं करता है ना। नहीं वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं करता है? तो अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, ये वाला नहीं कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 137 नंबर, कह रहा है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में क्या होता है? भिन्न होता है। विकास की जो गति होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है, किंतु यह एक खाली स्थान नमूने का अनुगमन करती है। किसके नमूने का अनुगमन करती है? एड़ी से चोटी की ओर अव्यवस्थित, या फिर अप्रत्याशित, या फिर क्रमबद्ध और व्यवस्थित। 137 का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर नंबर डी हो जाएगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है आपका 138 नंबर, कह रहा है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? बताइएगा व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो 38 का हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, है ना। व्यक्तियों में एक दूसरे से क्या होती है? भिन्नता होती है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वजह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है? तो अलग होता है। अगला है कि एक बच्ची कहती है, क्या कह रही है? कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है ना? ये बच्ची तो बहुत अच्छी बात कर रही है कि धूप में कपड़े क्या हो रहे हैं? जल्दी सूख रहे हैं। तो वह किस चीज़ को प्रदर्शित कर रही है? प्रतीकात्मक विचार को, या फिर अहम केंद्रित चिंतन को, कार्य कारण को, या फिर विपर्य चिंतन को? क्या हो जाएगा? 139 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, कार्य कारण का को प्रदर्शन कर रही है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 139 का सी। यानी कि एक बच्ची जो है वह यह कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वह कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि उसे कपड़े सूखने के तरीकों का ज्ञान नहीं है कि कपड़ा क्यों जल्दी सूख रहा है धूप में। अगला प्रश्न है आपका 140 नंबर। 140 कह रहा है कि एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक कहता है। ठीक है, सहशिक्षा कक्षा में दोस्तों लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो, है ना, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या बता रहा है ना? लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, ये जो शिक्षक बोल रहे हैं ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? तो 140 का क्या होगा? यानी कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा ये प्रकट कर रहे हैं, है ना, कि लड़के बनो, लड़कियों जैसे व्यवहार मत करो, यानी कि लड़कियां जो व्यवहार करती है वो अच्छी नहीं करती है, यानी कि यहाँ पर रूढ़िवादिता दर्शा रहा है टीचर के द्वारा। तो ये बातें गलत है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा।
अगला है आपका 141 नंबर। 141 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है ना। वो कौन सा व्यवहार है जो बच्चे की अधिगम यानी कि सीखने की निर्योग्यता को पहचान करेगा। तो 141 का आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, है ना। मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, इसी को कहते हैं मूड स्विंग्स, है ना। इसी को कहते हैं मूड स्विंग्स। ठीक है, अधिगम निर्योग्यता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है 142 नंबर। कह रहा है कि किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है उसे क्या कहते हैं। किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो 42 का हो जाएगा दोस्तों अभिसारी वैधता उसको कहा जाता है ना, अभिसारी वैधता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 140 का 3। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है भाई, है ना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और डेली 9 बजे से क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको प्रधान शिक्षक का PDF चाहिए, पीछे जितना क्लास हम लिए हैं लगभग 150 से 200 क्लास हो चुका है, सबका PDF आपको दोस्तों मिल जाएगा। हमारा जो नंबर है वो 787857824310, मात्र 399 चार्ज है। आप पे करके, इस नंबर पे पे करके, और व्हाट्सएप भी हमारा यही है, आप वहाँ पर आपको सारा PDF मिल जाएगा। ठीक है, इसी पर 399 पे करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के हमको इसी नंबर व्हाट्सएप पर भेज देना है। वहाँ पर आपको सभी प्रीवियस PDF मिल जाएगा, है ना, और आराम से तैयारी कर सकते हैं। और डेली जो आपकी क्लास होती है मॉर्निंग में 7 बजे, इवनिंग में 7 बजे और रात में आपका 9 बजे से, वो तीनों क्लास भी आपको करना है। 143 प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत रूप से वर्गीकृत कर रहा है ना। क्या कह रहे हैं कि एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही तरीका से या बिल्कुल गलत तरीके से वर्गीकृत करता है। आप उसके चिंतन को किस वर्ग में रखेंगे। तो निगन्य चिंतन, या फिर बहुआयामी चिंतन, या फिर जटिल चिंतन, या फिर संकल्पनात्मक वर्गीय चिंतन। तो इसको जो रखा जाएगा दोस्तों वो रखा जाएगा निगन्य चिंतन, है ना, निगन्य चिंतन के अंतर्गत रखा जाएगा। अगला प्रश्न हम चलते हैं 144। 144 नंबर जो सवाल है कह रहा है कि एक परीक्षण में बहुत सारे लोगों से केवल विषम संख्या के प्रश्नों के जवाब देने को कहा गया। क्या कह रहा है कि एक परीक्षण में बहुत सारे लोगों से केवल विषम संख्या के प्रश्नों का जवाब देने के लिए कहा गया, बाद में उनसे केवल सम संख्या वाले प्रश्नों का जवाब देने के लिए कहा गया। तो प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों की खाली स्थान भरना है, विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। कैसे पता लगाया जा सकता है। अर्ध विभाजित के द्वारा, या समतुल्य प्रकार के द्वारा, या जांच पुनः जांच पत्ती के द्वारा, या वैकल्पिक प्रकार के द्वारा। 144 का आंसर हो जाएगा आपका अर्ध विभाजित के द्वारा आपका। ठीक है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 145 नंबर। कह रहा है कि जब शिक्षक शिक्षार्थी से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है, तो शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न किस प्रकार का है। बताइए, जब शिक्षक शिक्षार्थी से क्या पूछ रहे हैं कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है, तो शिक्षक द्वारा पूछा गया प्रश्न है, कैसा प्रश्न है, नियंत्रित है, आलोचनात्मक है, छलात्मक है, या अप्रासंगिक है। तो 145 का हो जाएगा दोस्तों ये नियंत्रित सवाल है आपका, है ना, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये किसी प्रकार का खराब प्रश्न नहीं है। 45 का आंसर ए हो जाएगा। 46 नंबर सवाल देखिएगा, 46 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, ये ऑप्शन आपका नीचे है ना। मैं प्रश्न पहले देख लेता हूँ। प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना क्या होनी चाहिए। बताइए, एक उत्तम शिक्षा योजना क्या होनी चाहिए। 46 का क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, यानी कि कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ये उत्तम शिक्षा योजना है आपका, आंसर नंबर आपका सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम चलते हैं 147 नंबर प्रश्न। 147 कह रहा है कि स्वयं केंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है। स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में, है ना, आपका क्या विचार है। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन कह रहा है कि इस व्यवस्था में शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रह सकते हैं, या इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता, या दूसरे परीक्षा केंद्रों पर शिक्षार्थी हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं,
या इससे शिक्षार्थियों को नकल की सुविधा हो जाती है। तो बताइए स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 148 नंबर। 148 कह रहा है कि खाली स्थान यहाँ पर भरना है। एक सार्वजनिक क्षमता है। कौन सा एक सार्वजनिक क्षमता है दोस्तों? जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। तो बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है, या मानसिक मंदता एक सार्वजनिक क्षमता है, या अनुशासन एक सार्वजनिक क्षमता है, या निर्देशन एक सार्वजनिक क्षमता है? 148 का क्या होगा? तो बुद्धि है ना। बुद्धि जो है एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन भी करता है। तो आंसर नंबर आपका ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 149। निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है? बताइए। नहीं यहाँ पर भी ढुसेड़ दिया है ना। नहीं जहाँ पर ढुका देता है तो समझ लीजिए थोड़ा सा मामला गड़बड़ाने वाला रहता है ना। तो निम्न में से कौन सा विकल्प है दोस्तों? बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है। बताइए। बाल केंद्रित उपागम, बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं, ये तो आपका और बी है कि प्रत्येक बालक विशिष्ट होते हैं, ये तो आपका सही है। सी है कि प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, ये भी सही है। ए नंबर जो ऑप्शन है ना दोस्तों, ये बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है, बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं। आंसर नंबर आपका यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 150 नंबर और आज का लास्ट सवाल है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो जोड़ा सुमेलित नहीं है? बताइए। जोड़ा सुमेलित नहीं है, कौन सा विकल्प? ऑप्शन है कि बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, चौमस्की का कथन है। बताइए। शुरू में भाषा और विचार दो भिन्न गतिविधियां होती है, वाइगोत्स्की के अनुसार, या भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे के अनुसार, या भाषा वातावरण के एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर के अनुसार? कौन सा यहाँ पर उचित नहीं है? अच्छा, नहीं वाला पूछ रहा है ना, तो कौन सा उचित नहीं है? क्या होगा? देखिए आपका डी भी सही है। भाषा वातावरण के एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर के अनुसार। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे के अनुसार। शुरू में भाषा और विचार दो भिन्न गतिविधियां होती हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार। ए नंबर जो है ना, ये आपका जोड़ा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए तो आज रहा 150 प्रश्न। आपको कैसा लगा नीचे बताइएगा, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक जाते जाते लाइक कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर जो आंसर दिया गया है ना दोस्तों, वो आप 76 से मिलाइएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग गड़बड़ा मत जाइएगा। तो ये जो ऊपर वाला है ना, इसको आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ 76 से आप मिलाइएगा, क्योंकि ये सवाल जो शुरू हुआ था वो 76 से ही आपका हुआ था। 76 से लेकर के 150 तक इसको आप मिलाइएगा। ठीक है, इसका जनरल नॉलेज हम बाद में कभी करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो आज टेस्ट नंबर आपका 93 यहाँ से पूरा हो गया। और डेली जो आपका ये क्लास हो रही है रात में 9 बजे से, इसके अलावा 7 बजे से भी क्लास चलती है हमारे यहाँ। मैथ की क्लास हो रही है। जिनका मैथ कमज़ोर है तो मैथ में क्योंकि 20 सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ज़रूर देखिएगा 7 बजे से। और सुबह में 7 बजे चल रही है, करेंट अफेयर और जीके की क्लास, स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो आपका स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से आपको बताया जा रहा है उसमें, है ना। सारा उसमें करेंट अफेयर आपका अगर 6 महीना देख लेते हैं ना, तो 6 महीना में आपको करेंट अफेयर से कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए तो ये है दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना। और यहाँ पर 399 पे करके आप हमारा PDF ले सकते हैं, है ना। मात्र 399 अभी चार्ज है। और इसी नंबर पर आपको पे करना है और स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर भेज देना है। ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, कैरियर परिवार का, है ना। वहाँ पर आपको सभी नोटिस मिलते रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम कल दोस्तों इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।